नमस्कार दोस्तों। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक से पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। और हालांकि वो कुछ ख़ास वीडियो नहीं है, वो सिर्फ परिचय से संबंधित एक वीडियो था जो कि 30-40 मिनट का वीडियो होगा शायद। तो आज जो हम लोग उसके आगे बढ़ते हुए और देखते हैं इस परीक्षावाड़ी पुस्तक को, तो इसमें जो अगला हम लोगों को पढ़ना था टॉपिक, वो था मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध। मानव पर्यावरण संबंध। यदि आप उस पुस्तक को देखेंगे तो जो पर्यावरण के संगठक हैं, उसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन का विषय क्षेत्र है जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, उसके ठीक अगला जो बिंदु है, जो अगला टॉपिक है, वो यही है, मानव पर्यावरण के संबंध। तो इसका अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि मनुष्य की प्रकृति पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। जो मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ, अब सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण शब्द आ गया है तो हम लोग पहले इसको व्याख्या कर लें कि क्या है प्राकृतिक पर्यावरण। हम लोगों ने पर्यावरण को देख लिया था कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण को हमने देखा था कि परि प्लस आवरण नामक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपने चारों तरफ से घिरा हुआ। कोई भी वस्तु अपने चारों तरफ से जिन जिन चीज़ों से घिरा हुआ होगा, दिए गए समय और दिए गए स्थान पे, वह उस वस्तु या जीव समुदाय का पर्यावरण होगा। ये चीज़ें हम लोगों ने देखा था। तो पर्यावरण ये देखा था हम लोगों ने कि कोई भी जीव, जैसे एक जीव है, वो क्या है, वो मान लेते हैं, हमने देखा था कि ए है, ए जीव जो है वो दो चीज़ों से घिर सकता है। जो पर्यावरण के ये कारक हैं, एक तो हो सकता है अजैविक कारक और दूसरे हो सकते हैं जैविक, इसको भौतिक कारक भी कहा जाता है, भौतिक कारक। और दूसरे जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं जैविक कारक। इसके अंतर्गत भी तीन चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है। ठीक, तो ये है जैविक कारक और एक है अजैविक कारक या भौतिक कारक। ये सारी चीज़ें हमने देखा था। अब क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं पर्यावरण की, तो उसी प्रकार से पर्यावरण जो है, पर्यावरण को भी दो भागों में बांटा जाता है आमतौर पे। और ये दो भाग होते हैं, एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण होता है एक, और दूसरा जो होता है वो होता है प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक, ये चीज़ होती है। मानव निर्मित पर्यावरण वो समस्त चीज़ें आती हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। वो सभी चीज़ें आती हैं मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे सड़क भी पर्यावरण है, मनुष्य द्वारा बनाई गई है। सड़क है, मेज कुर्सी है, ये सारी चीज़ें हैं। गाड़ी मोटर, मकान है, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, वो आती हैं मानव निर्मित पर्यावरण में। और प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे पेड़ पौधे हो गए, जल हो गया, वायु और अन्य जीव जंतु, ये सभी जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के। ठीक, तो इसी की बात हो रही है। हम उस पुस्तक को और उस लाइन को सामने लाना चाहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे है, हम लोग बात कर रहे थे, ये यहाँ पे देखिए, मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे, यही है, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये जैविक संघटक, ठीक, इसको अभी देख रहे हैं हम लोग, जैविक संघटक का एक महत्वपूर्ण घटक है।
जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण घटक है, दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक, महत्वपूर्ण कारक है और जैविक संगठक का महत्वपूर्ण घटक भी है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो अन्य जीव जंतु हैं और जो प्राकृतिक पर्यावरण में आएंगे, ये मानव भी आएगा, क्योंकि मानव भी क्या है, जैविक कारक के अंतर्गत आएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो इसमें जो है इसके अंतर्गत मानव आएगा, क्योंकि मानव सजीव है। तो ये जैविक संगठक का एक भाग है। यही बताया जा रहा है इसमें कि मनुष्य जैविक संगठक का एक भाग है और भौतिक पर्यावरण, ये भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद ये कह रहा है कि दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। क्या है? पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक। कारक का अर्थ हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे पर्यावरण के कौन कौन से कारक हो सकते हैं? पर्यावरण के कारक होते हैं जैविक कारक, अजैविक कारक, अजैविक कारक। और इसके अलावा जो है, एक बार इसमें देख लें कि है कि नहीं इसमें। ठीक, जैविक कारक और अजैविक कारक हैं। पर्यावरण के दो कारकों को हम लोग आमतौर पे देख सकते हैं सामान्यतः, जैविक कारक और अजैविक कारक। ठीक, जैविक कारक और अजैविक कारक। तो इसमें क्या बता रहा है कि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक है ये मनुष्य जो है, दूसरी तरफ पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो जैविक कारक के अंतर्गत ये मानव आएगा, ये मानव आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। ठीक, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है और घटक भी है, जैविक घटक का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। ये इसमें बताया जा रहा है। इसके बाद है कि तंत्र को, ये इस तरह मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को विभिन्न हैसियत से विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। तो ये जो मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, ये जो मनुष्य है, ये प्राकृतिक पर्यावरण जो है, प्राकृतिक पर्यावरण को विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। मनुष्य जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण को विभिन्न रूपों में क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे पेड़ पौधे काटना और इसके अलावा जैसे विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य में पर्यावरण प्रभावित होता ही होता है। ये तो कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य द्वारा आजकल कदम कदम पे, एक कदम पे, प्रत्येक कदम पे मनुष्य पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है या प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तन कर रहा है या प्रभावित कर रहा है। ठीक, हमने क्या कहा कि जो मानव है ये क्या कर रहा है, पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर्यावरण है, इसको क्या कर रहा है, मानव प्रभावित कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ये चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है। आप पुस्तक अगर अपने सामने रखे होंगे तो देखेंगे, मिलेगा। अभी ये पुस्तक जो है सामने लाके उसको पढ़ा जाएगा, जो लाइंस लिखी गई हैं उसमें। तो मानव जो है पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। तो इसमें क्या है कि मानव पर्यावरण को किस किस रूप में प्रभावित कर रहा है, तो मानव पर्यावरण को विभिन्न स्वरूपों में प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण को विभिन्न रूपों में प्रभावित कर रहा है, तो किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, किस किस रूप में? पहले तो मनुष्य जीवित या भौतिक मनुष्य के रूप में, जीवित
मनुष्य के रूप में, एक तो जीवित मनुष्य के रूप में प्रभावित कर रहा है, उसके बाद सामाजिक मनुष्य के रूप में, सामाजिक मनुष्य के रूप में। ये दो प्रकार के हो गए। जो ये मानव जो है पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, लेकिन किस किस रूप में? मानव पर्यावरण को विभिन्न रूपों में प्रभावित कर रहा है। एक तो जीवित मनुष्य के रूप में, जीवित मनुष्य होने के नाते रूप में जो है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जीवित मनुष्य होने के नाते, जीवित होने के नाते, जीवित है तो प्रभावित करेगा ही। सामाजिक मनुष्य के रूप में प्रभावित कर रहा है। आर्थिक मनुष्य के रूप में और प्रौद्योगिक मानव के रूप में। आर्थिक मनुष्य के रूप में, आर्थिक मनुष्य के रूप में। उसके बाद प्रौद्योगिक मानव के रूप में, प्रौद्योगिक मानव के रूप में। ये चीज़ यहाँ तक है कि इस प्रकार से प्रभावित करता है। पहले हम लोग इतनी बात को समझते हैं कि जो मानव है पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है जीवित मनुष्य के रूप में, सामाजिक मनुष्य के रूप में, आर्थिक मनुष्य के रूप में, प्रौद्योगिक मानव के रूप में। जीवित मनुष्य के रूप में प्रभावित कर रहा है क्योंकि जीवित मनुष्य है तो पर्यावरण के समस्त, जैसे अगर प्रारंभ की ही बात कर लें, पाषाण काल की बात कर लें, जब मनुष्य खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था, उस समय की बात करें अगर, तो उस समय मनुष्य क्या करता था कि जंगलों से क्या प्राप्त करता था? फल फूल प्राप्त करता था। जंगलों से फल फूल, मांस आदि प्राप्त करता था। ठीक, क्या करता था कि मनुष्य जंगलों से फल फूल मांस आदि प्राप्त करता था। तो जब उससे मनुष्य जंगलों से फल, अगर पेड़ पौधों का यूज़ करेगा, जैसे फल फूल तोड़ेगा, तो वो क्या होगा, पर्यावरण जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो प्रभावित होगा। ठीक, जंगलों ये प्रभाव हालांकि उतने व्यापक तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रभावित होगा। यही अगर वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में जीवित मनुष्य होने के नाते मनुष्य पर्यावरण को, क्योंकि जीवित मनुष्य होने के नाते मनुष्य अपने आप को जंगलों के साथ, चूंकि मनुष्य क्या है, जीवित है, सजीव है, तो विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं की खोज करेगा और उसकी खोज में क्या करेगा कि पर्यावरण के विभिन्न अंगों को प्रभावित करेगा, पर्यावरण के विभिन्न स्वरूपों को प्रभावित करेगा। जैसे कि अगर इसको एसी लगाना है तो वो एसी लगाने से क्या होगा, पर्यावरण प्रभावित होगा। तो जीवित मनुष्य होने के रूप में या जीवित मनुष्य होने के नाते भी क्या करता है, ये पर्यावरण को प्रभावित करता है। अगर सामाजिक मनुष्य की बात करें तो सामाजिक मनुष्य होने के नाते भी क्या करता है, मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है। आर्थिक मनुष्य होने के नाते सीधी सी बात है, अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, कमाने के लिए मनुष्य क्या करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है। उसके बाद प्रौद्योगिक मानव के रूप में ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने की वजह से पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। ज्ञान विज्ञान जितना ही आगे बढ़ा है पर्यावरण उतना ही प्रभावित हुआ है। पर्यावरण को, जैसे ज्ञान विज्ञान, जैसे एसी बना, कूलर, एसी बना, ठीक, एसी बना तो एसी से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो गाड़ी मोटर हैं, इससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, इनसे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। तो प्रौद्योगिक मानव के रूप में भी मनुष्य जो है पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जो फैक्ट्री है, गाड़ी है, ये अगर बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए अगर बनाई जा रही हों तो भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इसको आप इसमें भी रख सकते हैं, आर्थिक मनुष्य के रूप में पर्यावरण को मनुष्य प्रभावित करता है। इतनी बातें हो गई। अब
अब जो मनुष्य है पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, तो प्रभावित दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का कैसे हो सकता है? जैसे कि मनुष्य पर्यावरण को कुछ अगर देगा तो भी पर्यावरण प्रभावित होगी। पर्यावरण प्रभावित, इसका मतलब कि एक तो सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, एक हो सकता है नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव में क्या हो सकता है? जैसे प्रारंभ का मनुष्य जो है वो क्या करता था कि जंगलों से फल फूल तो प्राप्त करता था, इससे प्रभावित करता था, लेकिन वो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता था उससे? अनजाने में क्या होता था? अनजाने में बीज एक से दूसरे जगह कर देता था। अनजाने में बीज एक जगह से दूसरे जगह कर देता था। ऐसे में क्या होता था कि जो पेड़ पौधे हैं वो अन्य जगहों पर भी उग जाते थे। तो इस तरह से सकारात्मक प्रभाव था मानव का पर्यावरण पे। और वर्तमान में भी कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव, जैसे विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के नियमों और कानूनों को लागू करके सतत विकास जैसे अवधारणा को ला करके मनुष्य पर्यावरण में कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। हालांकि उससे कई गुना अधिक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, लेकिन प्रभावित दो प्रकार से कर रहा है, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव वो और बात है कि नगण्य रूप में है, बहुत ही कम मात्रा में है, और ये नकारात्मक जो प्रभाव है वो अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा में है। तो दो प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इन चीज़ों को यहाँ पे भी ला के रख सकते हैं। सामाजिक मानव के रूप में सकारात्मक प्रभाव दे रहा है और नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। आर्थिक मानव के रूप में भी सकारात्मक प्रभाव दे रहा है और नकारात्मक प्रभाव भी दे रहा है। उसी प्रकार से प्रौद्योगिक मानव के रूप में मनुष्य पर्यावरण को सकारात्मक प्रभाव भी दे रहा है और क्या कर रहा है, नकारात्मक प्रभाव भी दे रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। अगर आगे जो है कि हम लोग बात कर सकते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य के समस्त प्राकृतिक गुण मनुष्य के समस्त प्राकृतिक गुण को पर्यावरण ठीक उसी प्रकार से प्रभावित करता है जिस प्रकार से ये पर्यावरण समस्त जीवधारियों को प्रभावित करता है, समस्त जीव जंतुओं को प्रभावित करता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से मनुष्य के समस्त प्राकृतिक गुण को प्रभावित करता है। प्राकृतिक गुण में क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं? प्राकृतिक गुण में हम लोग देख सकते हैं जन्म, वृद्धि, स्वास्थ्य, मृत्यु, जन्म, मृत्यु, स्वास्थ्य, इसके अलावा वृद्धि, मनुष्य का वृद्धि, विकास, ये सारी चीज़ें जो हैं मनुष्य के प्राकृतिक गुण हैं। जन्म भी प्रभावित होता है प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा, मृत्यु भी प्रभावित होती है, स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और वृद्धि भी प्रभावित होता है मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा। मनुष्य के प्राकृतिक गुण हैं ये सब, मनुष्य के प्राकृतिक गुण हैं जन्म, मृत्यु, स्वास्थ्य, वृद्धि आदि क्या है, मनुष्य के प्राकृतिक गुण हैं और ये सभी गुण पर्यावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। तो मनुष्य के समस्त प्राकृतिक गुण जैसे जन्म, मृत्यु, स्वास्थ्य, वृद्धि आदि पर्यावरण द्वारा प्रभावित होते हैं और ठीक उसी तरह से प्रभावित होते हैं, ठीक उसी तरह से नहीं, पर्यावरण उसी प्रकार से इनको भी प्रभावित करता है, इनको भी प्रभावित करता है जिस प्रकार से अन्य जीव जंतुओं के प्राकृतिक गुण को प्रभावित करता है। अगर अन्य जीव जंतुओं की बात करें, जैसे अन्य जीव के प्राकृतिक जो गुण होंगे वो यही सब होंगे। तो अन्य जीव के प्राकृतिक गुण जो होंगे वो
जो अन्य जीव हैं, अन्य जीव के प्राकृतिक गुण हैं वो यही सब होंगे, जन्म, मृत्यु, स्वास्थ्य, वृद्धि आदि ये सब चीज़ें होंगी। तो पर्यावरण सम्मिलित रूप से या एक समान रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पर्यावरण जिस प्रकार से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इनको भी प्रभावित, इनके भी क्या करता है कि ये क्या है, इनके प्राकृतिक गुण हैं। क्या है इनके प्राकृतिक गुण, ये भी इनके क्या हैं, प्राकृतिक गुण हैं। तो इनका प्राकृतिक गुण ये सब हैं, तो इस अन्य जीव जंतुओं का भी प्राकृतिक गुण इसी प्रकार से हो सकते हैं। तो दोनों के प्राकृतिक गुण को प्रभावित करता है क्या, ये पर्यावरण। और एक समान रूप से प्रभावित करने का तात्पर्य यहाँ पे ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अन्य जीव जंतुओं के प्राकृतिक गुण को प्रभावित कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है वो पर्यावरण सिर्फ अन्य जीव जंतुओं के प्राकृतिक गुणों को प्रभावित करता है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रभावित करता है मनुष्य के प्राकृतिक गुण को और अन्य जीव जंतुओं के प्राकृतिक गुण को भी। तो दोनों प्रकार के जीवों के, यानी कि समस्त जीव जो सजीव हैं, सजीव मनुष्य है, अन्य जीव जंतु भी सजीव हैं, जैसे पेड़ पौधे वनस्पति आदि इसमें आएंगे, तो इनके भी प्राकृतिक गुण को प्रभावित करेगा पर्यावरण, और मनुष्य के भी प्राकृतिक गुण को प्रभावित करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण प्रभावित कर रहा है इन सब चीज़ों को। तो अगर इस पुस्तक को फिर से सामने लाने का प्रयास करें हम लोग, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से मिलती हैं। हम लोगों ने यहाँ तक चीज़ें देख ली थी। इस तरह मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को विभिन्न हैसियत से विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। ठीक, जीवित या भौतिक मनुष्य के रूप में हमने देखा है, सामाजिक मनुष्य के रूप में, आर्थिक मनुष्य के रूप में, प्रौद्योगिक मानव के रूप में। मनुष्य के सभी प्राकृतिक गुण कौन कौन से, जन्म, वृद्धि, स्वास्थ्य, मृत्यु आदि प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उसी तरह प्रभावित तथा नियंत्रित होते हैं जैसे कि पर्यावरण के अन्य जीवों के प्राकृतिक गुण प्रभावित तथा नियंत्रित होते हैं। तो पर्यावरण जो है वो न कि सिर्फ अन्य जीव जंतुओं के प्राकृतिक गुणों को प्रभावित करता है, बल्कि मनुष्य के समस्त प्राकृतिक गुणों को भी प्रभावित करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के पास वो क्षमता है कि मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, तो प्राकृतिक मनुष्य से डर जाएगी और प्रकृति अपना प्रभाव मानव के प्राकृतिक गुणों पे नहीं डाल सकेगी। वो मानव के भी प्राकृतिक गुणों पे प्रभाव डालेगी अपना, और अन्य जीव जंतुओं के भी प्राकृतिक गुणों पे अपना प्रभाव डालेगी। जैसे हमने बात किया कि जो मनुष्य के प्राकृतिक गुण हैं, मनुष्य के प्राकृतिक गुण, यहाँ पे कुछ प्राकृतिक गुण दिए गए हैं इस पुस्तक में, उसी चीज़ को हम लोग व्याख्यायित करेंगे यहाँ से। पहला जो है वो जन्म है, और दूसरा जन्म नहीं है, लेकिन हम लोग सीरियल से देखेंगे। उसके बाद मृत्यु आएगा, मृत्यु की बात करेंगे। मनुष्य के प्राकृतिक गुण हैं जो जन्म, मृत्यु, वृद्धि, स्वास्थ्य है, वृद्धि और स्वास्थ्य, ठीक। तो हम लोगों ने बात किया कि मनुष्य के प्राकृतिक गुणों को प्राकृतिक पर्यावरण, क्या प्राकृतिक पर्यावरण, या हम लोग कह सकते हैं प्रकृति ही कह सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, हम लोग प्रकृति शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जन्म को प्रभावित करती है, मृत्यु को प्रभावित करती है, वृद्धि और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जन्म और मृत्यु को कैसे प्रभावित करती है, अगर हम लोग देखें, सबसे पहली बात जन्म को कैसे प्रभावित करती है, मनुष्य के प्राकृतिक गुण है, पहला जन्म। तो जन्म को कैसे पर्यावरण प्रभावित करती है, आप देखेंगे भारत और
भारत की बात कर लें और कहाँ की बात कर लें, जापान की बात कर लें, ठीक। तो आप देखेंगे कि दोनों के पर्यावरण अलग होने से क्या होता है कि दोनों के यहाँ जो जीवन प्रत्याशा है वो परिवर्तन हो जाता है। भारत में मनुष्य का जो आयु है अपेक्षाकृत कम होता है और जापान में जो इस मनुष्य की आयु है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये पर्यावरणीय दशाओं का परिणाम है। हालांकि कुछ और चीज़ें इसमें क्या हो सकती हैं, सहायक के रूप में काम कर सकती हैं। जैसे यहाँ का जो आयु है वो अधिक है, तो इसके पीछे अन्य कारक भी हो सकते हैं। एकमात्र कारक पर्यावरण नहीं हो सकता, अन्य कारक हो सकते हैं, लेकिन पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण कारक यहाँ पे सम्मिलित है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत में जो मनुष्य है उनकी जो जीवन प्रत्याशा है, जो औसत जीवन है, वो जापान के औसत जीवन की अपेक्षा कम होगा। तो इस प्रकार से पर्यावरण प्रभावित करता है मनुष्य के जन्म को, और इसी में हम देख सकते हैं, इसी में सम्मिलित है। चूँकि आयु की बात कर रहे हैं तो इसमें जन्म और मृत्यु दोनों सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के प्राकृतिक गुणों को पर्यावरण प्रभावित करता है। ये तो हम लोगों ने एक उदाहरण के रूप में समझा है, और बाकी ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रभावित करता है मनुष्य के जन्म और मृत्यु को। इस प्रकार से पर्यावरण और वृद्धि को भी प्रभावित करता है। मनुष्य के वृद्धि को पर्यावरण प्रभावित करता है, ठीक। ये और उसके बाद स्वास्थ्य को तो पूरी तरह से प्रभावित करता है। ये तो कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको देखने के लिए कि पर्यावरण क्या करता है, मनुष्य के इन चीज़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा ये अन्य जीवों के भी गुण हैं, अन्य जीवों के भी प्राकृतिक गुण क्या हैं, यही सब हैं। अन्य जीवों के प्राकृतिक गुण यही सब हैं। तो अन्य जीव जंतु और मनुष्य के प्राकृतिक गुण को इस प्रकार से प्रभावित करता है। हम लोगों को इसको समझने में बहुत टाइम लगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया, इसको विस्तार से समझने का प्रयास किया, एकदम अच्छे से समझने का प्रयास किया, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है, ठीक। मानव एक विवेकशील प्राणी है और शारीरिक रूप से भी क्या है, सक्षम है अन्य जीव जंतुओं के अलावा। इसमें क्या है, चूंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तरों तथा प्रौद्योगिक स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः यह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाने में समर्थ भी है, ठीक। इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे, दो चीज़ें होती है, एक होता है सक्रिय अभिकर्ता और एक होता है निष्क्रिय अभिकर्ता, ठीक। सक्रिय अभिकर्ता, ऐसे हम लोग बात करेंगे कि पर्यावरण में अभिकर्ता, पर्यावरण में अभिकर्ता तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सक्रिय अभिकर्ता होते हैं, एक होता है निष्क्रिय अभिकर्ता। सक्रिय अभिकर्ता और निष्क्रिय अभिकर्ता। निष्क्रिय अभिकर्ता, सक्रिय अभिकर्ता के अंतर्गत आएंगे मनुष्य, निष्क्रिय अभिकर्ता के अंतर्गत आएंगे अन्य जीव जंतु, अन्य जीव जंतु। तो हम लोग सक्रिय अभिकर्ता और निष्क्रिय अभिकर्ता का अर्थ समझे अगर, तो सक्रिय अभिकर्ता का अर्थ ये है कि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य के पास वो क्षमता है, चूंकि मनुष्य अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा विवेकशील प्राणी है। क्या है, विवेकशील प्राणी है। इसके अलावा विवेकशील होने की वजह से इसके पास ज्ञान विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है,
शारीरिक क्षमता, विशेष शारीरिक क्षमता है इसके पास, विशेष शारीरिक क्षमता आदि आदि से ये अन्य जीव जंतुओं से क्या है, भिन्न है। क्या है, अन्य जीव जंतुओं से ये भिन्न है। विवेकशील है, प्रौद्योगिकी है इसके पास, विशेष प्रकार के शारीरिक क्षमता है इसके पास, और सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों की वजह से अन्य जीव जंतुओं से ये भिन्न है, और अन्य जीव जंतुओं से भिन्न होने की वजह से इन सब के परिणाम स्वरूप ये कार्य क्या करता है, ये पर्यावरण को अपने अनुकूल ढाल लेता है। क्या करता है, पर्यावरण को अपने अनुकूल कर लेता है। यह मनुष्य क्या करता है, पर्यावरण को अपने अनुकूल कर लेता है। जैसे कि मनुष्य को क्या हुआ, गर्मी लगी, उसने पंखा बना लिया। ठीक, मनुष्य को गर्मी लगी, छोड़िए, मनुष्य को क्या है कि उसको सीमित तापमान की आवश्यकता है, 25, 26, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है, और तापमान इस समय जो है 42, 43 डिग्री सेल्सियस है। तो उस प्राकृतिक पर्यावरण को मनुष्य ने एसी बना के बदल दिया। अपने रूम का जो तापमान है उसको अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कर लिया। उसका शरीर जितने तापमान में अपने आप को संतुष्ट महसूस करे, उसका शरीर जितने तापमान में अपने आप को सुखी महसूस करे, सहज महसूस करे, उतना तापमान मनुष्य ने अपने रूम का कर लिया। अब क्या है कि जो अन्य जीव जंतु हैं वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अन्य जीव जंतु पर्यावरण में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पा रहे हैं। अन्य जीव जंतु पर्यावरण को अपने अनुकूल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, ये क्या करते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन कर देते हैं। अपने जो सुख सुविधा है, अपने शरीर, उनका शरीर है, शरीर के क्षमता के अनुसार, उनके शरीर के क्षमता के अनुकूल पर्यावरण के दशाओं को परिवर्तित करके उसका भोग करते हैं। तो मनुष्य में ये क्षमता होने की वजह से इसको पर्यावरण में सक्रिय अभिकर्ता के रूप में रखा जाता है। और ये सारे जो अन्य जीव जंतु हैं, वो अन्य जीव जंतु पर्यावरण को अपने अनुकूल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको निष्क्रिय अभिकर्ता के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा विवेकशील प्राणी है, उसके पास प्रौद्योगिकी है, इसके होने की वजह से वो पर्यावरण को प्रभावित कर देता है, जबकि अन्य जीव जंतु पर्यावरण को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ें उसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमने देखना है, क्योंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक और मानसिक स्तरों तथा प्रौद्योगिक स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाने में समर्थ भी है। प्रारंभ में आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका दो तरह की होती थी, गृहीता तथा दाता। इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, गृहीता तथा दाता। हम लोगों ने समझ लिया है यहाँ तक। प्रारंभ में आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक में भूमिका दो तरह की होती थी, गृहीता तथा दाता। ये चीज़ हमें समझना है, ये क्या कह रहा है। तो इसको यहाँ से हम लोग हटाते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है कि जब मानव अपने संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में, या हम लोग बात कर लें प्रारंभिक काल में
मानव में मानव जो है प्रारंभिक काल में मानव भौतिक पर्यावरण का अन्य कारकों के समान एक कारक मात्र था। तो प्रारंभिक काल में मानव अन्य कारक ही था, जैसे उसके समाज में नहीं, सॉरी थोड़ा सा ऊपर है। प्रारंभ में आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में दो तरह की भूमिका होती थी। तो प्रारंभिक काल में मानव की पर्यावरण में दो तरह की भूमिका होती थी। दो तरह की भूमिका होती थी। एक तो जो बताया जा रहा है, पहला जो है वो गृहता है और दूसरा दाता। गृहता और दाता। दाता मतलब होता है देने वाला। मनुष्य भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन। गृहता में हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे कि मनुष्य क्या करता था, प्रारंभ में मनुष्य पर्यावरण से प्राप्त करता था। फल फूल प्राप्त करता था, फल फूल, मांस, पशु आदि प्राप्त करता था। तो ये गृहता के रूप में था। क्या था? गृहता के रूप में। वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उपभोग के रूप में इन सब चीज़ों को वो प्राप्त करता था, इन सब चीज़ों का उपभोग करता था पर्यावरण में। इसके बाद अगर हम लोग दाता की बात करें तो दाता का मतलब होता है देने वाला। दाता का क्या अर्थ है? देने वाला। दाता का अर्थ होता है देने वाला। जो देने वाला होता है उसको कहा जाता है दाता। तो ये पर्यावरण को कुछ देता भी था, पर्यावरण को कुछ देता भी था, प्रदान भी करता था। क्या करता था? ये क्या करता था? दाता में क्या हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण में अपना योगदान भी करता था। अपना योगदान भी करता था। तो पर्यावरण में अपना योगदान भी करता था। योगदान कैसे करता था? जैसे हम लोगों ने बात किया कि फलों को खाने के बाद उसके बीज अनजाने में दूसरे जगह रख देता था, दूसरे जगह कर देता था या रख देता था। इससे क्या होता था कि अन्य जगहों पर भी पेड़ पौधों का विकास होता रहा। तो इस प्रकार से पर्यावरण में मनुष्य दो प्रकार की भूमिका निभाता है। एक तो गृहता की भूमिका निभाता है, दूसरी निभाता है दाता की भूमिका। गृहता की भूमिका में ये क्या करता था कि प्राप्त करता था। गृहता की भूमिका में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण से चीज़ें प्राप्त करता था, पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करता था, और उन संसाधनों में फल फूल, मांस, पशु आदि जैसे संसाधनों को प्राप्त करता था। दूसरी जो भूमिका थी वो दाता की भूमिका थी। दाता का अर्थ होता है देने वाला। इसका मतलब पर्यावरण को वो कुछ दे रहा था या पर्यावरण में कोई न कोई योगदान निभा रहा था। योगदान कैसे निभा रहा था? जब फलों का यूज़ करता था, फलों का यूज़ करने के बाद वो एक जगह से दूसरे जगह बीजों को अनजाने में कर दिया करता था, जिससे वहाँ पे क्या होता था, अन्य जगहों पर भी पेड़ पौधों का विकास
हो जाता था। तो इतनी बातें थी। अब उसके बाद क्या है कि मानव संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य भौतिक पर्यावरण का अन्य कारकों के समान एक कारक मात्र था। तो प्रारंभिक चरण में क्या था? प्रारंभ में क्या था? जैसे अन्य जीव जंतु क्या हैं? अन्य जीव जंतु जैसे पर्यावरण के एक कारक हैं, पर्यावरण का कारक, पर्यावरण की जो अन्य जीव जंतु जिस प्रकार से कारक हैं, प्रारंभ में मनुष्य उसी तरह से पर्यावरण का एक कारक मात्र था। पर्यावरण में कोई छेड़छाड़, कोई परिवर्तन नहीं कर पाता था। जैसे आज के इस प्रौद्योगिकी के युग में, विज्ञान के युग में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे पर्यावरण में छेड़छाड़ कर पाता है मनुष्य, तो प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में अन्य घटकों की तरह पर्यावरण का एक घटक ही था मानव। जैसे हम लोग बात करते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक, तो अन्य जीव और अन्य अजैविक घटक जो हैं पर्यावरण में, उसी प्रकार से मानव भी एक घटक मात्र के रूप में सम्मिलित था। पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन वो बड़े पैमाने पे नहीं कर सकता था। हालांकि ये परिवर्तन, इस प्रकार के छोटे परिवर्तन देखने को मिलते थे, लेकिन इस प्रकार के परिवर्तन से पर्यावरण पे कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल सकता है। ना तो इससे तो कुछ बल्कि देखने को मिल जाएगा, सकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस प्रकार से उपभोग करना, इस प्रकार का उपभोग सिर्फ, चूँकि जनसंख्या भी सीमित मात्रा में थी, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग भी सीमित मात्रा में होता था। तो इस प्रकार का प्रयोग पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव बड़े ही मुश्किल से डाल सकता है, बल्कि डाल ही नहीं सकता। और लेकिन इस प्रकार का जो कार्य हो रहा है, जो बीज हैं, बीजों को दूसरे जगह पे पहुंचाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि पर्यावरण पे सकारात्मक प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। तो उस समय क्या करता था मनुष्य? वो अन्य घटकों की तरह, अन्य जीव जंतुओं की तरह ही ये पर्यावरण का एक घटक मात्र था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा, और इस क्रम में मनुष्य पर्यावरण में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाने लगा। तो पहले चरण में क्या हुआ? मनुष्य क्या था? पहले चरण में तो पर्यावरणीय कारक ही था, पर्यावरणीय कारक। ये पहले चरण में, स्टार्टिंग में मनुष्य पर्यावरणीय कारक ही था। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ समय बीता तो पर्यावरण का रूपांतरण करता हो गया, पर्यावरण का रूपांतरण करता। प्रारंभ में जब मनुष्य आया तो पर्यावरण का एक कारक मात्र था, कोई खास प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता था पर्यावरण पे। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई तो क्या हुआ? पर्यावरण का रूपांतरण करता हो गया, मतलब पर्यावरण में कुछ प्रकार की चीज़ें वो बदल सकता था। इस प्रकार से पर्यावरण के साथ उसका संबंध हो गया। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता, उसके बाद पर्यावरण का विध्वंसकर्ता बन गया। पर्यावरण का विध्वंसकर्ता, ये पर्यावरण का विध्वंसकर्ता बन गया इस चरण में। तो प्रारंभ में तो पर्यावरण का एक कारक मात्र था। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये पर्यावरण का रूपांतरण करता हो गया। जब तक हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि जब तक संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे, जो संसाधन है वो संसाधन क्या थे? संसाधन क्या थे? पर्याप्त थे। जब तक संसाधन पर्याप्त थे तो हम कह सकते हैं कि उस समय तो मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा था। मनुष्य क्या किया? पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा था। मध्यकाल के युग में अगर हम लोग बात करें, मतलब मध्यकाल का सेंस यहाँ पे इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास से नहीं है, ये प्रारंभिक और इस समय का जो काल है ये स्टार्टिंग की बात है, और ये इस समय का, ये आधुनिक काल की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये मिडिल एज है, ये मध्यकाल है। तो इस संदर्भ में बात हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि जो संसाधन थे, संसाधन पर्याप्त थे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं समझ में आ रहा था कि पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है और आगे चल के ये क्या हो जाएगा? बहुत बड़े पैमाने पे हो जाएगा, पर्यावरण अपने मूल स्वरूप को खो देगा।
तो ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था, पर्याप्त मात्रा में संसाधन थे। तो उस समय क्या हम कह सकते हैं कि उस समय मनुष्य पर्यावरण में रूपांतरण कर रहा था, पर्यावरण के रूप में परिवर्तन कर रहा था। लेकिन धीरे-धीरे रूप में परिवर्तन करते मनुष्य इतना आगे बढ़ गया कि पर्यावरण को विध्वंस करने लगा। तो इस प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं मानव और पर्यावरण के बीच में। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग अगर पुस्तक को यहाँ पे ला के देखें तो हमने यहाँ से देखने का प्रयास किया है। प्रारंभ में आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका दो तरह की होती थी, गृहीता तथा दाता। ठीक, ये चीज़ हमने देखा, अर्थात मनुष्य भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन यानी कि फल फूल, पशु, मांस आदि प्राप्त करता था। गृहीता की भूमिका में किस प्रकार से था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था। फलों के बीजों को अनजाने में बिखेर कर, तो इस तरह से मानव प्रकृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य भौतिक पर्यावरण का अन्य कारकों के समान एक कारक मात्र था। परंतु जैसे जैसे समाज तथा उसकी संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि, उसका कौशल तथा उसकी प्रौद्योगिकी विकसित होती गई, पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा संबंध में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया। तो परिवर्तन किस प्रकार से हुआ? पहले तो पर्यावरणीय कारक थे मनुष्य, उसके बाद पर्यावरण का रूपांतरकर्ता हो गए, उसके बाद पर्यावरण के परिवर्तनकर्ता के रूप में